हम इसे भारतीय राजनीति की अच्छाई कहें, बुराई कहें, या फिर एक जेन्युइन सा शब्द चुने विडंबना, लेकिन सच ये है कि भारतीय राजनीति में आज विपक्ष की जो धुरी हैं और विपक्ष के जो चेहरे हैं वो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। जी हाँ, ये सुनने के बाद आपके चेहरे पे जो मुस्कान आ रही है वो ये बता रही है कि आदरणीय राहुल गांधी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आदरणीय राहुल गांधी जी लोकसभा में 2024 के चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के रूप में चुने गए हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से विपक्ष में किसी भी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिल रही थी कि फॉर्मली विपक्ष का नेता चुना जाए, लेकिन इस बार कांग्रेस को चूँकि 99 सीटें मिली हैं, इसलिए कांग्रेस को विपक्ष का नेता चुनने का मौका था और उन्होंने आदरणीय राहुल गांधी जी को विपक्ष के नेता के रूप में चुना है। लेकिन जिस तरह वो, और सिर्फ वो ही नहीं, पूरा का पूरा विपक्ष जिस तरह का एटीट्यूड दिखा रहा है, जिस तरह की हरकतें कर रहा है, जिस तरह की बातें कर रहा है और जिस तरह की पूरी एक विपक्ष की जो राजनीति दिख रही है वो कुछ और नहीं है सिवाय कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा के। और सेम टू सेम कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा, कम्युनिस्ट एटीट्यूड और एनार्की वाला एटीट्यूड है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और वो राजनीति समझ में नहीं आ रही है कि भारत के विपक्ष की राजनीति है। ऐसी राजनीति आपने हमने न कभी देखी है और न हमसे पहले वालों ने भी कभी सुनी होगी कि विपक्ष की राजनीति इस तरह की होती है। विपक्ष लगातार अपने आप को सही बताने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, सोशल मीडिया के नंबर्स को दिखा रहा है और उसके द्वारा बता रहा है कि हमें ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं इसलिए हम सही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। और आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, सोशल मीडिया पूरे के पूरे नेट और कंप्यूटर के सिस्टम पे आधारित है, इसलिए इसको मैनिपुलेट आसानी से किया जा सकता है। और जब से AI आया है तब से तो इसमें और बहुत बड़ा रोल आ गया है और इसको मैनिपुलेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप निश्चित रहिए कि जो सोशल मीडिया पे आपके व्यूज़, आपके नंबर्स आ रहे हैं वो आपके वोटर्स नहीं हो जाते, और न ही आपके सारे के सारे वोटर्स जो हैं, जो भारत के पूरे वोटर्स हैं, वो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग वोट करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी ने पूरा का पूरा अपनी जो एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन राजनीति शुरू की, लोकसभा में जो उन्होंने दिखाया, वो इलेक्शन कैंपेन के रेटरिक को ही कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हैं। और विपक्ष के नेता के तौर पे या विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर पिछले 10 सालों में वो जो विदेशी दौरे करते थे और विदेशों में जिस तरह की बातें करते थे, उसी इलेक्शन मोड में, या आप समझ लीजिए कि कहीं उनका कांटा, आदरणीय प्रधानमंत्री के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी इलेक्शन मोड में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मोड जानते हैं और वो जो इलेक्शन में रेटरिक चला रहे थे या अपनी भारत जोड़ो यात्रा, अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिस तरह के एटीट्यूड के साथ वो चल रहे थे, उसे ही लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं संसद में भी, और ये बहुत अजीबो गरीब है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने पहली कंट्रोवर्सी एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन संसद में दिखाई और वो यही कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हमेशा हिंसा की बात करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने उसमें लोकसभा में इंटरवीन किया और फिर वो आए कि बीजेपी के लोग ऐसा कहते हैं। न वो इसको ब्लैंकेट मोड में पूरे के पूरे हिंदू समाज के ऊपर डाल सकते हैं और न ही बीजेपी के ऊपर डाल सकते हैं। और आपने देखा कि जिस तरह से उनके भाषण के अंशों को एक्सपंज किया गया लोकसभा से, वो विपक्ष के किसी नेता को न शोभा देता है और न ऐसा कभी हुआ है, न हमने ऐसा देखा है। हो सकता है ये नई तरह की राजनीति हो, लेकिन इस तरह की राजनीति इस देश ने न कभी देखी है, न कभी एक्सपेक्ट की है और न कभी सुनी है। इसलिए इस तरह के एटीट्यूड के साथ उनको बहुत ज़्यादा वॉचफुल रहना होगा और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, सावधानी पूर्वक इस तरह के एटीट्यूड को कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बैकफायर कर सकता है, बूमरैंग होकर उन्हीं के ऊपर पड़ सकता है। और उनके इस पूरे भाषण के बहुत सारे अंशों को पूरे के पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम के बाहर है। और मैंने जो कहा आपको कि ये चुनावी मोड वाला भाषण और उस तरह की बातें थी, और उस तरह की बातें संसद में, संसद के अंदर उस तरह की बातें नहीं चलती। आप राजनीतिक रैलियों में, राजनीतिक भाषणों में आप कुछ भी बोलते रहो, लेकिन संसद के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं चलती। और इतनी बड़े हिस्से को अगर उनके भाषणों को एक्सपंज किया जा रहा है तो विपक्ष के नेता के तौर पर वो कोई अपना सीरियस इमेज नहीं छोड़ पा रहे हैं और बहुत अट्रैक्टिव और बहुत इफेक्टिव इमेज नहीं छोड़ पा रहे हैं। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष को संसद के नियमों की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। आदरणीय नेता पर प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को लोकसभा अध्यक्ष ने कई बार टोका,
उन्होंने कई बार अच्छे से भी बोला कि आदरणीय आप नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ सिस्टम होते हैं, आपको उसको फॉलो करना है। और ये बहुत अजीब लगता है कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जब कुछ बोलते हैं और उसके बाद सत्ता पक्ष से मंत्री या फिर प्रधानमंत्री खड़े होकर उसको इंटरवीन करते हैं और इस तरह से, और उसको न सिर्फ लोकसभा से एक्सपंज किया जाता है बल्कि लोकसभा अध्यक्ष भी उसको सीरियस तौर पर ऐसा कहते हैं। ये बहुत अजीबोगरीब है। दूसरा, आदरणीय राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं या जो बातें कह रहे हैं वो वही बात है कि चुनावी रैलियों में तो वो चलता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पहले भी लोकसभा में भाषण दिया है, हालांकि पहले वो न नेता प्रतिपक्ष थे, न प्रतिपक्ष के कोई नेता थे, न किसी संवैधानिक टाइप के पोस्ट पे थे वो, तो उस समय भी थोड़ा सा चल जाता था। लेकिन आपको याद होगा आदरणीय सुषमा स्वराज जी से एक बहस हुई थी और उसमें भी उन्होंने कहा था, कुछ आदरणीय सुषमा स्वराज जी से पर्सनल उनकी जो बात हुई थी उसको उन्होंने संसद में कहा और उन्होंने कहा मैंने आपसे ये बात कही और आपकी आंखें यूं नीचे गईं। आदरणीय राहुल गांधी एक तरह की जो गोपनीयता उनसे एक पब्लिक रिलेशन में या एक आम व्यवहार में जिस तरह की गोपनीयता इससे जो एक्सपेक्ट की जाती है, आदरणीय राहुल गांधी से जो एक कॉन्फिडेंशियलिटी एक्सपेक्ट की जाती है वो भी वो लैक कर रहे हैं, वो भी उसमें वो नहीं दिखा रहे हैं और इस तरह की वो बातें कह रहे हैं जो शायद हो सकता है कि सच हो और व्यक्तिगत बातचीत में हो, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में जो बातें हुई हैं उसको कोई भी नेता कभी भी पब्लिक रैलियों में या पब्लिक के सामने नहीं कहता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नेताओं के जो पर्सनल रिलेशन होते हैं व्यक्तिगत तौर पे वो बहुत अलग होते हैं जो हम लोगों को राजनीतिक रूप से दिखाई देते हैं। आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद जी के साथ जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री के रिलेशन हैं हमेशा से, आदरणीय ममता बनर्जी के साथ जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री के रिलेशन है, तो जो पब्लिक में दिखता है, जो भाषणों में आता है और जो पर्सनल रिलेशन होता है उसमें अंतर रहता है। और आदरणीय राहुल गांधी जी को पर्सनल लेवल पे अगर किसी तरह की कोई बात हुई भी हो तो उसको इस तरह पब्लिकली बताने से बचना चाहिए और वो कॉन्फिडेंशियलिटी लूज करते हैं इस तरह की बातें कह के। तो इस तरह के कुछ एटीट्यूड हैं, अभी उन्होंने नहीं दिखाया, मैं पहले का एग्जांपल दे रहा हूं, उनको इन तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी जी और पूरा का पूरा विपक्ष जिस तरह के एटीट्यूड दिखा रहा है, जिस तरह की हरकतें मतलब जिस तरह का व्यवहार दिखा रहा है, आदरणीय राहुल गांधी जी और पूरा का पूरा विपक्ष जिस तरह का व्यवहार दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं स्कूल और कॉलेज के बच्चों की तरह का एटीट्यूड कुछ कुछ लगता है, जहाँ पर लोग एक दूसरे से या तो चिढ़े रहते हैं तो चिढ़ाते हैं या बुली करते हैं या एक तरह से मतलब पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी जो फैजाबाद से सांसद चुने गए हैं उनको सबसे आगे बिठा रहे हैं, पता नहीं ये क्या दिखाने के लिए। आदरणीय राहुल गांधी जी भी अपने भाषण के क्रम में एक बार उनसे हाथ मिलाने लगे और उसके बाद संसद में ही वो हाथ मिलाने लगे, लोकसभा में ही, उसके ऊपर आदरणीय गृह मंत्री ने ऑब्जेक्शन लिया था और उसके बाद वो बाहर भी आकर ये कहने लगे कि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो धर्म की राजनीति है, हिंदू वाली राजनीति है, या फिर वो जो राम जन्मभूमि आंदोलन को हम लोगों ने हरा दिया और उसी अयोध्या में हरा दिया, इस तरह की बातें बहुत मतलब एक तरह से छिछली बातें लगती हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता के स्तर की बातें नहीं लगती, उस स्तर की बातें ये, उस तरह के भाषण, इस तरह की बातें करना उस स्तर के नेता को नहीं सूट करता, अनटेस्टफुल हो जाता है। फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने फैजाबाद के जो माननीय सांसद हैं उनको न सिर्फ सबसे आगे बिठाया बल्कि उनको ये भी एक कमेंट में कह दिया कि अयोध्या के राजा तो आदरणीय अवधेश जी हैं और इस तरह की बातें कहना, ये एटीट्यूड ये अनटेस्टफुल हो रहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी और पूरे के पूरे विपक्ष को ये समझना चाहिए कि जिस तरह वो जितनी जल्दी इस तरह के बिहेवियर से बाहर आएँ उतना ज़्यादा उनको सीरियसली पॉलिटिक्स में लिया जाएगा और सीरियसली विपक्ष के नेता के तौर पर लिया जाएगा, वरना वो विपक्ष के नेता के पद पर हैं, विपक्ष के नेता नहीं बन पाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता क्या अपोजिशन दिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, क्या मैसेजिंग करना चाहता है अपने इस तरह के एटीट्यूड से, इस तरह के बर्ताव से, अपने इस तरह के बर्ताव, अपने इस तरह के व्यवहार से क्या मैसेजिंग विपक्ष करना चाहता है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता और ये किसी भी तरह से सेंसिबल एटीट्यूड, सेंसिबल व्यवहार तो नहीं लगता है। ये भी समस्या एक हो सकती है कि आदरणीय राहुल गांधी जी को हमेशा जिस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई 2014 के चुनाव के जस्ट पहले जिस तरह उन्होंने वो एक सरकार का अध्यादेश प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सांकेतिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से उन्होंने फाड़ा था
शायद उसी एटीट्यूड को आज तक वो कंटिन्यू कर रहे हैं और उनको कंटिन्यू करने के लिए सजेस्ट किया जा रहा है। और इस तरह का एटीट्यूड नहीं चल सकता। 2014 के चुनाव में भी लोगों ने रिजेक्ट किया, 2019 में भी रिजेक्ट किया। अभी के चुनाव में मैंने पहले भी कहा है कि ये 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है। बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने कांग्रेस या इंडिया अलायंस को वोट दिया होगा, लेकिन उनके लिए ये 2018 का मध्य प्रदेश चुनाव की तरह का फीलिंग है। इसलिए विपक्ष को इसको थोड़ा समझना चाहिए और सीरियसली लेना चाहिए, और कभी भी ये पलट सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इस रिजल्ट को ही सही नहीं मान लेना चाहिए। वो अपने एटीट्यूड में जिस तरह से वो द वे दे हैव कम नाउ, उसको उनको सुधारना चाहिए या कम से कम चेंज करना चाहिए। थोड़ा सेंसिबिलिटी उसमें लानी चाहिए, थोड़ी सीरियसनेस लानी चाहिए, और जिस तरह की जिम्मेदारी मिली है उसको सीरियसली निभाना चाहिए। न कि मीडिया के और टीवी के जो डिबेट्स होते हैं, काँव चिल्ला चिल्ली होती है, उसमें कोई ब्राउनी पॉइंट सेट करने के लिए उनको इस तरह के बिहेवियर को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस तरह का जो व्यवहार है और इस तरह की जो राजनीति है वो कोई फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाली नहीं है। इसके अलावा कि कुछ ब्राउनी पॉइंट्स आपको शायद मिल जाएं कि इन्होंने तो ऐसा बोल दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसे बता दिया, ऐसे दिखा दिया, इससे कुछ नहीं होता। भारतीय राजनीति में इसको कोई सीरियसली नहीं लेता। और राजनीति, पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस, इट इज़ मोस्ट सीरियस बिजनेस ऑल्सो। यहाँ पर आपको दूसरों से अपने लिए सब कुछ जीतना है। इसलिए इस तरह की अगर बातें आप करते रहेंगे और इस तरह के एटीट्यूड को, इस तरह के बिहेवियर को आप कंटिन्यू करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन लोग न इसको देखेंगे, न बर्दाश्त करेंगे और बोर हो जाएंगे साहब। इसलिए आपको थोड़ा इसमें सीरियसनेस, थोड़ा सा सेंसिबिलिटी लानी होगी। हो सकता है कि कांग्रेस को जो लोग सजेस्ट कर रहे हैं, जो लोग कांग्रेस की और आदरणीय राहुल गांधी जी की पूरी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के 2013 के राजनीति को देखकर और 2013-2012 में जिस तरह से आम आदमी पार्टी कर रही थी उसको देखकर ये सोच रहे हो कि लोगों को उम्मीद जग जाएगी, जिस तरह आम आदमी पार्टी से जगी उसी तरह कांग्रेस से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी जनरेशन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह की पॉलिटिक्स की और जिस तरह से लोगों के एस्पिरेशंस को लिवरेज करके पॉलिटिक्स की, उससे लोग बहुत जल्दी ठगा हुआ महसूस करने लगे। 2014 में भी आदरणीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की 7 सीटें दी, 2019 में भी 7 सीटें दी, और 2024 के भी चुनाव में जो आप बहुत बड़ा रिजल्ट बता रहे हो ना, उसमें भी उन्होंने 7 सीटें दिल्ली की आदरणीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को ही दी हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा नीर खीर करना समझ रहे हैं। इसलिए इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी बोर कर देंगी लोगों को। विपक्ष को इससे बचना चाहिए। और वो इलेक्शन मोड में जिस तरह की बातें हो रही थी और न्यूज़ डिबेट में जिस तरह की चिल्ला चिल्ली हो रही थी, ये 5 साल कैरी करना बहुत मुश्किल है। असेंबली इलेक्शंस तक ही कैरी करना बहुत मुश्किल है, जो आने वाला असेंबली इलेक्शंस हैं। इसलिए थोड़ी सेंसिबल राजनीति, थोड़ी सी सेंसिबल पॉलिटिक्स भी अब दिखाना चाहिए विपक्ष को। आम आदमी पार्टी, मैंने बता दिया, 14 में या 19 में या 24 में भी साफ हो चुकी है। उसको बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिली हैं, हो सकता है लोकसभा में, लेकिन दिल्ली के भी इलेक्शन में बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट नहीं दिख रहा है। उसके सारी की सारी टॉप लीडरशिप जेल में है और उनसे लोगों का एक तरह से मोह भंग हो चुका है। इसलिए कुछ सीटें आ भी जाएं, लेकिन वो भी आम आदमी पार्टी एक तरह से फिनिश हो चुकी है। और मैंने जैसे कहा कि हमारी जनरेशन उनकी राजनीति की भुक्तभोगी है, जिस तरह हमसे पहले वाली जनरेशन आदरणीय जेपी के राजनीति की भुक्तभोगी थी, उनके आंदोलन की भुक्तभोगी थी। और उनके आंदोलन से मतलब मेरा सेंस ये नहीं है जैसे उन्होंने आदरणीय अन्ना को यूज किया आम आदमी पार्टी ने, उसी तरह आदरणीय जेपी को यूज किया गया। और उनके आंदोलन से निकले हुए लोगों ने जिस तरह राजनीति की और जिस तरह राजनीतिक पूरा का पूरा परिदृश्य बनाया, और जो नतीजा हमारे सामने उनकी राजनीति से निकलने वाले लोगों के एटीट्यूड को और लोगों के बिहेवियर को देख के है, सेम वही चीज़ आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है। इसलिए हमसे पहले वाली पीढ़ी आदरणीय जेपी के आंदोलन से ठगी हुई महसूस करती है और हमारी पीढ़ी आदरणीय अन्ना के आंदोलन से ठगी हुई महसूस करती है। तो उससे जो निकला हुआ परिणाम है, राजनीतिक परिणाम, चाहे वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव हों, आदरणीय मुलायम सिंह यादव हों, आदरणीय शरद यादव अब तो स्वर्गीय हो गए, लेकिन उस बैच के जो नेता थे, या फिर अभी आदरणीय अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी के जो नेता हैं, उन लोगों से बहुत ज़्यादा ठगी हुई महसूस करती है जनता। हम भी करते हैं और हमसे पहले वाली पीढ़ी भी करती है। इसलिए इस पीढ़ी में तो इस तरह का एटीट्यूड नहीं चल पाएगा और इस तरह की राजनीति कोई फ्रूटफुल राजनीति नहीं रहने वाली है। इस तरह की राजनीति ये लोगों को क्लियर कट बता रही है कि ये सिर्फ सेंसेशन क्रिएट करने के लिए न्यूज़ डिबेट्स की चिल्ला चिल्ली, ट्विटर पे, एक्स पर कुछ ब्राउनी पॉइंट्स
और एनार्की क्रिएट करने के अलावा और कुछ नहीं है, और लोग बहुत जल्दी इससे निराश हो जाएंगे, बहुत जल्दी इससे बोर हो जाएंगे। वरना इस तरह की राजनीति अगर बहुत फ्रूटफुल होती तो, या आदरणीय राहुल गांधी अगर इसको फ्रूटफुल वे में कैरी कर पाते, तो विपक्ष के नेता के पहले भाषण और शुरुआती जो विपक्ष के नेता के रोल के तौर पर वो आए हैं, उस तरह के रोल में जो उनके भाषण हैं उसको इतना ज़्यादा एक्सपंज नहीं किया जाता, इसलिए उनको इससे थोड़ा समझना चाहिए। ये बहुत इम्प्रेसिव नहीं जा रहा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट अपना नहीं छोड़ रहा है, बहुत इम्प्रेशन अपना नहीं छोड़ रहा है। हो सकता है कि ये फ्रस्ट्रेशन हो उनका, हो सकता है कि इतनी मेहनत के बाद भी, इतने ज़्यादा अपने आप को ये बताने के बाद भी कि हमारी मोरल विक्ट्री हुई है या हमारी सीटें बढ़ गई हैं, विपक्ष मजबूत हुआ है, सरकार न बना पाने का मलाल उनका हो। लेकिन जो भी हो, जल्दी से जल्दी विपक्ष को सीरियसनेस की तरफ लौटना चाहिए, वरना ये आउट ऑफ टेस्ट हो जाएगा और लोग इससे बोर हो जाएंगे। इसमें एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस से ज़्यादा ये आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, इंडिया अलायंस के जो बाकी के दल हैं, उनको इफेक्ट करेगा। अगर आदरणीय राहुल गांधी जी को इसी तरह मैचो मैन और बहुत ज़्यादा अपोजिशन स्ट्रांग हो गया है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को एकदम हरा दिया है, इस तरह की बातें चलती रहेंगी, तो जो वोट बैंक है इंडिया अलायंस का, वो ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस की तरफ छिटक जाएगा। और एक बार वोट बैंक अगर कांग्रेस की तरफ छिटक गया तो इंडिया अलायंस के बाकी के दलों के पास कुछ बचेगा नहीं, और वो उस स्थिति में नहीं रहेंगे। और इसीलिए इंडिया अलायंस के बाकी के दलों को ये ज़्यादा हैम्पर करेगा। आप देख सकते हैं कि बिहार में जो 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट आया है, वो इसका एग्जाम्पल है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी को सिर्फ 4 सीटें आई हैं, 10 सीटें विपक्ष ने जीती बिहार में 40 में से, और 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से अगर ले भी लिया उन्होंने, तो उन 9 सीटों में से सिर्फ 4 सीटें आरजेडी को मिली हैं। वरना 2 सीटें जो वाम दलों को मिली हैं, वो वाम दलों की अपनी सीट है, उसमें बहुत ज़्यादा ना कांग्रेस का कोई सहयोग है, थोड़ा बहुत आरजेडी का एक थोड़ा सा सपोर्ट आप कह सकते हैं, लेकिन वो वाम दलों की अपनी सीटें हैं, वहाँ पर वाम दल हमेशा से मजबूत रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदे में कांग्रेस ही रही है, वो 1 सीट से बढ़ के 3 सीटों पे आ गई है। इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है। विपक्ष के, इंडिया अलायंस के बाकी के दलों को भी समझने की आवश्यकता है कि इस तरह की राजनीति उनके वोट बैंक को शायद कांग्रेस की तरफ खिसका दे और कुछ नहीं होगा, और अल्टीमेटली उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। और कांग्रेस की भी जो राजनीति है, उसमें वोट बैंक के अलावा जो वोटर है वो बहुत जल्दी बोर हो जाएगा, अनटेस्टफुल हो जाएगा, और फिर कांग्रेस की भी शायद वही दुर्गति हो जाए। साथ ही साथ कांग्रेस अपने अलायंस पार्टनर्स के वोट बैंक को खींच लेगी। तो क्रक्स में हम यही कह सकते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी 2024 के चुनाव के बाद भले विपक्ष के नेता बन गए हों, लेकिन फिर भी वो आदरणीय राहुल गांधी जी की ही तरह बिहेव कर रहे हैं, उन्हीं की तरह बातें कर रहे हैं, उन्हीं की तरह भाषण दे रहे हैं, और कोई चेंज नहीं आया है। आदरणीय राहुल गांधी जी आज भी आदरणीय राहुल गांधी ही हैं। इसलिए इसका दुष्परिणाम ये हो सकता है कि जिन थोड़े बहुत लोगों ने कांग्रेस को शायद इस बार वोट दिया हो, वो भी बहुत जल्दी इससे बोर हो जाएंगे। इनकी राजनीति और इनके जिस तरह की राजनीति ये कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अनटेस्टफुल हो जाएगा, और फिर कांग्रेस को भी हैम्पर करेगा, और इंडिया अलायंस के बाकी दलों को तो करेगा ही। इसलिए ये दोधारी तलवार है, और इस पर बहुत संभल के चलना चाहिए, और इस तरह के बिहेवियर से बचना चाहिए। इस तरह की राजनीति सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को ही बेनिफिट कर रही है। और जिस तरह से कांग्रेस सेंटर से लेफ्ट की ओर गई है, उस तरह की कांग्रेस को लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करने वाले हैं, और इस तरह के एटीट्यूड को अपने साथ लेफ्टिस्ट को रखना बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो लेफ्टिस्ट अपनी सारी की सारी स्ट्रेटेजी लगा के लेफ्ट को ख़त्म कर चुके हैं, लेफ्ट को ख़त्म करने के अलावा उनके स्ट्रेटेजी ने और कुछ नहीं किया है, वो अब कांग्रेस के साथ आए तो कांग्रेस की भी वही दुर्गति करेंगे। वरना वो अगर बचा सकते तो वो खुद को ना बचा लेते, वो खुद को ना बचा पाए, आज कांग्रेस की भी वही दुर्गति करेंगे। इसलिए विपक्ष के नेता के तौर पर आदरणीय राहुल गांधी आए हैं, उनसे एक सीरियस विपक्ष के नेता के तौर पर लोग उम्मीद करते हैं, उनको उम्मीद से देखते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी को अपनी राजनीति में थोड़ी सीरियसनेस, थोड़ी परिपक्वता लाने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ इस तरह के ये जो कॉलेज स्टूडेंट्स की तरह और बच्चों की तरह आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो बाल बुद्धि शब्द का इस्तेमाल किया, इन चीज़ों से थोड़ा सा उनको संभलना चाहिए। इस तरह की चीज़ें राजनीति में, और वो भी सीरियस राजनीति में नहीं चलती। जब तक वो विपक्ष के नेता के तौर पर संवैधानिक पद पर नहीं थे, तब तक वो पीछे से अगर एक सांसद के तौर पर बोलते भी थे तो चल जाती थी।
लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पर जब आप इस्टेब्लिश हो गए उसके बाद ये चीज़ें नहीं चलने वाली, और इंडिया अलायंस के बाकी के दलों को भी ये सोचना चाहिए और इसको समझना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।